नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन ये हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। इसका जो पहला चैप्टर है क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो जो है वीडियो टॉपिक वाइज अपलोड किया जा चुका है। आप लोग सब मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके सबको देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन समझाया गया है। अब हम लोग चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कहता है चैप्टर 2, यानी कि सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस, जिसका जो पूरे यूरोप में असर पड़ा। उसके बाद फिर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और उसके बाद बहुत समय बाद यानी 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में ये जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ है। तो रशियन रेवोल्यूशन यानी कि रशियन जो क्रांति हुई, उस क्रांति के माध्यम से वहाँ जो निरंकुश राजा था जार निकोलस II, उसका जो सत्ता था वो ख़त्म हो गया, और वहाँ पे एक नई विचारधारा के अनुसार सरकार बनती है। उस नई विचारधारा का नाम है सोशलिज्म, क्योंकि सोशलिज्म जो था इससे पहले कहीं भी हम लोग ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं पढ़ा था, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड को, है ना, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम, 3 चीज़ जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को दिया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशलिज्म की बात कहीं नहीं की गई थी। ये पहली विचारधारा है, और इसी विचारधारा पर रशियन रेवोल्यूशन होता है। सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवाद, यानी यूरोप में समाजवाद, एंड द रशियन रेवोल्यूशन और रूसी क्रांति। तो इसमें जो है पहला जो मेन टॉपिक का सब टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज। तो देखिए, बहुत तरह की विचारधारा होती है। आज भी हमारे देश में कैपिटलिज्म है, लिबरलिज्म है ना, उसके बाद कंजर्वेटिज्म है, रेडिकल्स है, सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेट्स है, सोशल डेमोक्रेट्स है, मार्क्सिस्ट है, लेनिनिस्ट है। तो ये सब विचारधाराएं हैं, और हर टाइम लाइन में विचारधाराओं का मतलब अलग अलग सेंस में अलग अलग लिया जाता है। ठीक है। तो अब जो यूरोप का जो सोसाइटी, यूरोप में जो है आज के डेट में बहुत ही डेवलप्ड है, तो उसी का हम लोग सोशल चेंज पढ़ेंगे कि उस एज में समाज में क्या बदलाव हुए। ठीक है। तो उसी सोशल चेंज को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ना है कि पूरे यूरोप में किस तरह की सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। तो उन परिवर्तन ने कैसे एक रेवोल्यूशन का रूप ले लिया, और रशिया में जो इनका शासन, जार का जो शासन था वो ख़त्म हो गया, और ख़त्म हुआ, और सोशलिस्ट पार्टी जिसको लीड करते थे व्लादिमीर लेनिन, कैसे सत्ता हथियार लेते हैं, और उसके बाद किस तरह से रशिया का विकास होता है। रशिया पहले बहुत गरीब देश हुआ करता था, और कृषि प्रधान देश हुआ करता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे सबसे पीछे था। तो सभी चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक का सब टॉपिक, द एज ऑफ सोशल चेंज। ठीक है। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रीडम का, यानी कि स्वतंत्रता का और समानता का जो आइडिया था, किस तरह से यूरोप में सर्कुलेट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बिल्कुल बदल दिया। हम लोगों ने पढ़ा है कि 18वीं शताब्दी में फ्रेंच सोसाइटी जो था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, जिसका नाम है नोबल, क्लर्गी और थर्ड स्टेट। ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेट के बारे में बताया है, एरिस्टोक्रेसी और चर्च। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग, और चर्च जिसमें पादरी होते हैं। ये सारा इकोनॉमिकल और सोशल पावर इन्हीं के हाथ में था। अचानक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उसकी क्रांति के बाद यूरोप और एशिया में बहुत सारे जगहों पर इंडिविजुअल राइट्स के लिए डिमांड होने लगा, डिस्कस होने लगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कि इंडिविजुअल राइट क्या होता है। इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और डेरजियो ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के महत्व को अपने देश में समझा, और उसके ऊपर डिबेट होने लगा। पूरे यूरोप में और इंडिया में, एशिया में, सब जगह पर इन नई नई विचारधाराओं पर डिबेट होने लगा। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन सोसाइटी की जो मानसिकता है वो बदलने लगी, इंडिविजुअल राइट, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सब सोच आने लगे। ठीक है। उसके बाद
यूरोप में नॉट एवरीवन यूरोप के सभी जगह नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो सोच रहे थे कि समाज में परिवर्तन जरूरी है लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे जरूरी है, तो वैसे लोगों को कहा जाता है कंजर्वेटिव। और भी विचारधारा के लोग थे जो लिबरल्स थे और एक थे रेडिकल्स। ठीक है, तो इन लोग का अपना अपना विचारधारा था। तो समय के अनुसार जो कंजर्वेटिव्स लोग थे वो भी समझ गए थे कि बिना चेंज का कोई उपाय होने वाला नहीं है, और कंजर्वेटिव सिस्टम ये जान चुके थे कि क्रांतियाँ नहीं रुकेगी जब तक इन लोगों को कुछ राइट्स न दे दे, इनको कोई चेंज करने का अवसर न दे दे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव भी नए आइडिया को प्रमोट कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे अपनाने को बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद है कि हम लोग देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में, है ना, पॉलिटिकल ट्रेडिशन किस तरह से राजनीतिक परंपरा बदल रही थी, समाज बदल रहा था। ठीक है, और पूरा जो है रेडिकली जो था सोसाइटी चेंज हो रहा था, यानी कि बिल्कुल तेजी गति से सोसाइटी बदल रहा था। तो रेवोल्यूशन जो हुआ था रसिया में, तो सोशलिज्म कैसे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली आइडिया बन के आया, है ना, 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, सब टॉपिक है 1.1 लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ये क्वेश्चन पूछता है तीनों का अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले लिबरल्स के बारे में बताएगा। समाज का एक ग्रुप था जो कि रेडिकल्स था, लिबरल्स था, और लिबरल चाहता था ऐसा लेसन जहाँ पर सभी धर्म की सही से टॉलरेट किया जाए, सभी धर्म को इक्वलिटी से देखा जाए, किसी भी धर्म को ऊपर किसी भी धर्म को नीचे ना समझा जाए। ठीक है, लेकिन यूरोप में बहुत सारा ऐसा देश था जो धर्म के नाम पर भेदभाव करता था। उसमें से ब्रिटेन एक ऐसा देश है, वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को, जो प्रोटेस्टेंट होते हैं उनको बहुत सहयोग करता था। ऑस्ट्रिया, स्पेन जो था वो कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करता था। लिबरल्स लोग बिल्कुल इसके खिलाफ थे। लिबरल्स लोग जो थे अनकंट्रोल पावर जो है, डेंसिटी रूल का, यानी कि जो राजा फिर उसका बेटा राजा, जो वंशागुणत पद्धति चलती है शासकों की, उसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि इंडिविजुअल को राइट मिले। ठीक है, यानी कि हर एक व्यक्ति को सरकार के अगेंस्ट में राइट्स मिले, पार्लियामेंट में वो चुनाव करके जाए, लॉ बनाए, जुडिशरी बिल्कुल वेल ट्रेंड और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस पर किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक चीज़ उनमें खामियां थी, डेमोक्रेट्स के खिलाफ थी। वो नहीं चाहते थे कि सबको वोट देने का अधिकार मिले, वो बस मानते थे कि जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिले। औरतों के वोटिंग के वो खिलाफ थे लिबरल्स लोग। ठीक है, अब हम लोग रेडिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेडिकल्स लोग जो थे वो ऐसा सरकार चाहते थे जो मेजोरिटी हो, यानी जिस कंट्री का पॉपुलेशन मेजोरिटी में हो उसी का सरकार हो। जैसे इंडिया का बात करते हैं, इंडिया में हिंदू जो है मेजोरिटी में है, तो रेडिकल्स जो होंगे वो चाहेंगे कि हिंदुओं की सरकार बने। ठीक है, उसी प्रकार से मेजोरिटी की सरकार चाहते थे। बहुत सारे ये जो रेडिकल्स थे वो औरतों के सपोर्ट में खड़े होते थे हमेशा। वो चाहते थे कि औरतों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिले। वो लैंड ओनर्स, यानी कि बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, फैक्ट्री ओनर, उनके खिलाफ थे। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि संपत्ति सारा कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी हो जाए। ठीक है, अब है कंजर्वेटिव लोग जो थे वो रेडिकल और लिबरल्स के खिलाफ थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स ये समझ गए थे कि माइंड को तो बदलना है और दुनिया भी चेंज होगी, लेकिन चेंज होगी तो धीरे धीरे होगी। 19वीं सेंचुरी तक आते आते, है ना, वो भी मानने लगे कि अपने पास्ट को भूल करके अब स्लो प्रोसेस में चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो था इन सब आइडिया का इतना सारा डिफरेंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ, तो उससे बहुत सारा क्रांतियाँ, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, है ना। पॉलिटिकल टेंडेंसी बनी, राजनीति करने की जो विचारधारा, जो तरीका है वो भी बहुत बदला, बहुत हद तक इन विचारधाराओं से प्रभावित थी। अब है 1.2 सब टॉपिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो रसिया में बिल्कुल ना के बराबर था। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में कुछ इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री सबसे पहले ब्रिटेन में आया, ब्रिटेन के बाद फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, है ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फिर अंतिम में जा कर के मतलब रसिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ।
वो भी 2 जगहों पर सीमित थी। तो इंडस्ट्री यहाँ बहुत धीरे आएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड बदल रहा था उस समय जो था इकोनॉमिक और सोशल चेंज भी हो रहा था। नए शहर बन रहे थे और इंडस्ट्री के बनने से रेलवे भी एक्सपेंड हो रहा था। इसी को हम लोगों रशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर कहते हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मेन वुमेन और चिल्ड्रन यानी आदमी, औरत और बच्चे सारे फैक्ट्री में काम करने लगे। चूँकि ये बहुत पुअर थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कॉमन चीज़ थी उस समय। डिमांड जो था इंडस्ट्रियल गुड का जो था बहुत कम था, और हाउसिंग यानी घर और सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, यानी साफ़ सफाई की सुविधा नहीं थी। शहर बढ़ रहे थे और बहुत कंजेस्टेड इलाका, जो गंदी बस्ती में रहते थे लोग जैसे तैसे, लिबरल्स और रेडिकल इन सब चीज़ का सलूशन ढूंढ रहे थे, ठीक है। यानी फैक्ट्री के आने से सारे जो लोग हैं वो फैक्ट्री में काम करने लगे, और फैक्ट्री में जब काम करने लगे तो फैक्ट्री के अगल बगल बहुत सारे लोग रहने लगे, और जो रहने लगे तो साफ़ सफाई की सुविधा नहीं हो पाई। आज भी हम लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में पलायन करके लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं और बड़े बुरे कंडीशन में वहाँ पे रहते हैं, न साफ़ सफाई न मेडिकल फैसिलिटी, कुछ भी नहीं रहता है। तो बड़े मुश्किल समय बिताते हैं जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, चाहे लेबरर्स है, वो सब काम करते हैं। वैसी स्थिति उस समय यूरोप में जो चित्र है वो दिया हुआ है। कितने इन लोग को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यूरोप के, रशिया के लोग हैं। इतनी गरीबी, बदहाली, बेहाली आज के समय में बिल्कुल नहीं। यूरोप जो है अभी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन ऐसा भी समय था जब लोग वहाँ पे भूखे मरते थे, लोग वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए तरसते रहते थे, 2 वक्त की रोटी के लिए उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता था। ऐसा भी समय था यूरोप में। तो ये मत समझिए कि यूरोप पहले से ही अमीर था। सभी इंडस्ट्री जो थी वो इंडिविजुअल लोगों की थी, यानी कि व्यक्तिगत लोगों की थी, और लिबरल्स और रेडिकल्स लोग ज़्यादातर उसके मालिक थे, प्रॉपर्टी ओनर भी थे और एम्प्लॉयर भी थे। उन्होंने पैसा कमा लिया था ट्रेड करके और इंडस्ट्री लगा करके, ठीक है ना। उनको बहुत सारा बेनिफिट मिला हुआ था। तो वो सोचते थे क्या कि अगर जो हमारी वर्क फोर्स है वो पढ़ी लिखी होगी, हेल्दी होगी, एजुकेटेड होगी तो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और वो जो प्रिविलेज दिया हुआ था ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के, उसके खिलाफ थे। जन्म से किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए था, वो ऐसा मानते थे, ठीक है। उसके बाद फ्रीडम जो होता है सबको मिलना चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लेबर हो, चाहे कोई भी हो। औरत जो है औरत लोग को भी मतलब औरत लोग को भी कहा गया कि औरत लोग भी जो है वो उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, और वो भी क्या है 19वीं सेंचुरी में बहुत सारा आंदोलन में भाग भी लेती है, ठीक है। कुछ जो है राष्ट्रवादी, लिबरल्स और रेडिकल्स वो रेवोल्यूशन चाहते थे। पूरी तरह से जो सरकार था उसको ख़त्म करना चाहते थे 1815 में। यानी कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल, रेडिकल वो चाहते थे कि क्रांति हो, और एक प्रकार का 1815 में जो सरकार बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी, उस मोनार्क गवर्नमेंट को, उस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया ये सब में क्रांतियाँ हुई, है ना, और वहाँ के मोनार्क्स को हटा दिया गया। नेशनलिस्ट हमेशा बात करते थे क्रांति की और नेशन स्टेट बने, ऐसा बात करते थे। नेशनलिस्ट लोग बोलते थे कि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो 1815 में गैसिपी मेज़नी इटली में ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि इटली को यूनिफाई कर दे, लेकिन बेचारे उनको क्या कर पकड़ लिया जाता है और उनको देश से निकाल दिया जाता है, ठीक है, निर्वासित कर दिया जाता है। अब 1.3 द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो भाई अब सोशलिज्म जो है यूरोप में आएगा। सोशलिज्म मतलब समाजवाद की भावना यूरोप में कैसे आएगी, ठीक है, वो दार्शनिक जो है कार्ल मार्क्स, उनकी मदद से आएगी, ठीक है ना। तो सोसाइटी का जो विज़न था वो सोशलिज्म के ऊपर टिका हुआ था। मिड 19वीं सेंचुरी में यूरोप में सोशलिज्म एक वेल नोन आइडिया था, ठीक है। सोशलिस्ट जो लोग थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। वो सोचते थे कि सभी बुराइयों की जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी। जिसके पास जितना प्रॉपर्टी हो जाता है वो उतना ही प्रॉपर्टी प्रॉफिट के रूप में गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और शोषण करते हैं वर्कर्स लोगों का, ठीक है। तो सोसाइटी जो है इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। सोसाइटी का सारा धन जो है वो लोगों में बटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए फिर कैंपेन भी चलाते हैं सोशलिस्ट लोग कि सोसाइटी जो है वो कैसी होनी चाहिए और सोसाइटी के लोगों को अधिकार होना चाहिए उसके
सोसाइटी में जितना वेल्थ है उस सब पर, है ना, कोई अमीर के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी हो और किसी गरीब के पास ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली समाज के सभी वर्गों में होना चाहिए। सोशलिस्ट का जो था फ्यूचर का अलग अलग विजन्स था, वो मानते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि कोऑपरेटिव सिस्टम होना चाहिए। जैसे रॉबर्ट ओवेन है, वो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है, वो सोचते थे कि कॉर्पोरेट कम्युनिटी बने, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब कि 4-5 लोगों का समूह हो, एक फैक्ट्री चलाए, चाहे कोई प्रोडक्शन करे, और बाद में जो प्रॉफिट हो वो सब आपस में बांट ले। इस तरह का जो कोऑपरेटिव सिस्टम है वो चलाना चाहते थे। फ्रांस में लुइस ब्लैंक थे, वो कह रहे थे कि सरकार को इनकरेज करना चाहिए कोऑपरेटिव सिस्टम स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, ताकि लोग और प्रॉफिट जो हो वो लोगों में बांट देना चाहिए, उसके मेंबर में बांट देना चाहिए, ऐसा सोच था लोगों का। अब आए कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक, और एक है फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 तक। तो ये इन लोग का भी आर्गूमेंट है। मार्क्स जो आर्ग्यू करते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, यानी पूंजीवादी है, और पूंजीवादी लोग कुछ नहीं सोचते हैं, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं और वर्कर के द्वारा प्रॉफिट खूब कमाते हैं। तो बोले कि वर्कर्स का कंडीशन तब तक नहीं सुधरेगा जब तक वर्कर खुद इकट्ठे होकर कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ेंगे नहीं और अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, और ये भी कहेंगे कि उनका जो प्रॉफिट उनके द्वारा जो होता है उनको, इन लोग को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा सोसाइटी चाहते थे। प्रॉपर्टी को पूरी तरह से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर देना है, तो इसी को कहा जाता है कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। और कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ फ्यूचर। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है भविष्य का समाज होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। यानी कि आगे चल करके जो भी समाज होगा, उस समाज का, उस देश का सारा जितना वेल्थ है उस सब पर सोसाइटी का अधिकार होगा, ना कि किसी इंडिविजुअल आदमी का। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी आइडिया जब कार्ल मार्क्स ने दिया तो उसका जो है बहुत सारा सपोर्ट भी मिला। देश के यूरोप के अलग अलग हिस्सों में उसका सपोर्ट मिला। जैसे 1870 में पूरे सोशलिज्म की भावना पूरे यूरोप में फैल गई। एक इंटरनेशनल बॉडी भी बनी, इसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। जर्मनी के और इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे उन्होंने भी वर्कर्स के बेटर कंडीशन के लिए जो एक अथी बनाया, कि ग्रुप बनाया, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और उसमें काम क्या था कि भाई जो वर्किंग आवर है उसको कम कर दिया जाए। जर्मनी में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेट पार्टी, और 1905 में ट्रेड यूनियन बनाया गया, लेबर पार्टी बनाया गया ब्रिटेन में। ये सब वर्कर्स के लिए काम करती थी, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करती थी, ठीक है। 1914 में सोशलिस्ट जो थे कभी भी सरकार तो नहीं बना पाए, ठीक है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ जहाँ पर बनी उसमें लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स थे। ये जो सोशलिस्ट लोग थे अभी तक पावर में नहीं आए थे, लेकिन उनकी विचारधारा लोगों के बहुत सारे लोगों में पॉपुलर हो। सोशलिज्म 1.4 ये मेन टॉपिक पहला का, ये लास्ट मतलब सब टॉपिक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है, यानी कि मेन टॉपिक 2 शुरू हो जाता है। तो हम लोग एक ही लेक्चर में पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, और आप लोग जो है हर टॉपिक को ब्रेक करके बारी बारी से देखिएगा, ठीक है। एक ही लेक्चर में हम रिकॉर्ड कर देते हैं पूरा टॉपिक। अब देखिए मेन टॉपिक है टॉपिक 2, द रशियन रेवोल्यूशन, रशिया की क्रांति। तो इसमें जो है यूरोपियन स्टेट जो था वहाँ पूरा यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, है ना। सोशलिस्ट जो थे वो रशिया में अपना, सोशलिस्ट लोग किस तरह से रशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन 1971 के बाद मोनार्क को हटा देते हैं और खुद शासन में आ जाते हैं। तो किस तरह से मोनार्की ख़त्म हुई अक्टूबर के रेवोल्यूशन के दौरान, उसी अक्टूबर के रेवोल्यूशन को रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो आखिर ये कैसे हुआ, कैसे समाज और राजनीतिक परिवर्तन हुआ रशिया में, और कैसे क्रांति का रूप लिया, कैसे रशिया को के बारे में जानने के लिए कुछ साल हमको पीछे जाना पड़ेगा 1914 में। अभी 1917 का बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ साल पहले, ठीक है, जाना पड़ेगा रशियन रेवोल्यूशन में, कि रशिया जो था 1914 में कैसा था। 1914 में जार निकोलस, रशिया बहुत बड़ा एम्पायर है, देखिए ये वाला। तो उसका राजा था जार निकोलस II, जो कि बहुत ही डिस्पोटिक, क्रूर था, ठीक है। और मॉस्को के अलावा रशियन एम्पायर जो आज के डेट में फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, इस सब जगह
ये सब जो जगह है वो सब रसिया के अंडर में था, ठीक है। और आज जो है मतलब कि सेंट्रल एशिया में जॉर्जिया है, अर्मानिया और अजरबैजान, तो इन सब जगहों पर भी रसिया का साम्राज्य फैला हुआ था। और वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स ग्रीक चर्च के लोग रहते थे, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग भी बड़ी संख्या में थे, ठीक है। देखिए ये रसिया का इतना बड़ा एम्पायर है, आज इतना भाग जो है इंडिपेंडेंट हो गया है, यानी बहुत सारे 13 देश जो है वो 1991 में यानी रसिया से अलग हो गए थे इतने सारे देश। 2.2 में है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20th सेंचुरी जब शुरू हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे रसिया के लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी खेती करते थे। 85% रशियन का जो पॉपुलेशन वो खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। और ये जो था दूसरे देशों फ्रांस और जर्मनी से बहुत कहीं ज़्यादा था। फ्रांस में 40% लोग खेती करते थे और जर्मनी में 50% लोग, और यहाँ पर रसिया में 85% लोग, ठीक है। ये सारा जो था अनाज का बहुत बड़ा ये एक्सपोर्टर था और पूरा अनाज को एक्सपोर्ट करता था यूरोप में। और इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत कम जगह पर थी, सेंट पीटर्सबर्ग में थी और मॉस्को में थी, ठीक है। बहुत सारी फैक्ट्री जो थी 1890 में एस्टेब्लिश हुई। रेलवे लाइन जो था वो फैला, बढ़ा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ा, है ना। कोयला का प्रोडक्शन जो था और आयरन का प्रोडक्शन, कोयला का प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया, आयरन का प्रोडक्शन जो था वो चौगुना हो गया। 1900 तक कुछ फैक्ट्री और क्राफ्ट्समैन वर्कर जो थे इक्वल नंबर के थे। बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट लोगों के हाथों में थी। गवर्नमेंट बस सुपरवाइज करती थी कि भाई मिनिमम वेजेस कम से कम सबको मिलना चाहिए, 8 घंटे का वर्किंग आवर होना चाहिए, लेकिन उनकी बात कोई मानता नहीं था। और फैक्ट्री में 15 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लोगों से काम कराया जाता था। और रहने का भी जो जगह था वो रूम नहीं दिया गया था, डॉर्मेट्री दिया गया था, कॉमन रूम सबको सोने के लिए। देखिए यहाँ पर सब लोग एक डॉर्मेट्री में सोए हुए हैं। वर्कर जो था वो कई सोशल ग्रुप में बटा हुआ था, कुछ स्किल्ड वर्कर थे, कुछ अनस्किल्ड वर्कर थे। तो स्किल्ड वर्कर अपने आप को एरिस्टोक्रेसी समझते थे, स्किल वर्कर जो थे, ठीक है, उसको मेटल वर्कर कहते थे। उसको अपने आप को पीटर्सबर्ग में मेटल वर्कर लोग को एरिस्टोक्रेट कहते थे। और जो अनस्किल्ड थे बेचारे बहुत शोषण का शिकार होते थे, ठीक है। 1914 में 31% जो था वर्कर्स वो औरत लोग थी। और इन लोग भी अपना संगठन बनाती है अपने राइट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि वर्कर्स में डिवीज़न होते हुए भी वर्कर जो थे एक साथ रहते थे और स्ट्राइक किसी को भी कुछ हो जाए तो सपोर्ट करते थे। और जब स्ट्राइक करते थे तो सारे वर्कर्स मिल जाते थे। तो 1896 और 1902 में बहुत सारे मेटल इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारा स्ट्राइक होता है, ठीक है। कंट्री साइड में जो पीजेंट्स लोग थे वो अपना ज़मीन कल्टिवेट करते थे, लेकिन सारा ज़मीन नोबल और ऑर्थोडॉक्स चर्च के हाथ में था। लेकिन पीजेंट्स लोग चाहते थे कि इनके हाथों से ज़मीन निकल के मेरे हाथों में आ जाए। कभी रिस्पेक्ट नहीं देते थे इन लोग नोबल को, क्लर्की को, एरिस्टोक्रेसी को। नोबल्स जो थे पावर में आते थे, वो कैसे पावर में आते थे? राजा की सेवा करके, राजा का चाटुकारिता करके वो आते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा गया है किस तरह से ब्रिटनी जो पीजेंट्स थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राजा की तरफ हो जाते हैं। रसिया में भी पीजेंट्स लोग, ठीक है ना, थे राजा के साथ, लेकिन वो नोबल के खिलाफ थे। 1902 तक आते आते बड़े स्केल पर साउथ रशिया में ये जो लैंड लॉर्ड से बड़े बड़े उनको जान से मार देते थे। ये जो पीजेंट्स लोग थे सो, यानी कि 1902 तक आते आते बहुत सारे लैंड लॉर्ड को पीजेंट्स लोग जान से मार देते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं 1905 तक पूरे रशिया में होने लगी। रशिया के जो पीजेंट्स थे यूरोपियन पीजेंट्स से बिल्कुल अलग थे। वो सारे ज़मीन को पूल्ड कर देते थे, सारे ज़मीन को जोड़ करके एक कम्यून को दे देते थे, है ना। जो क्या करता था वो ज़मीन को उनको दे दिए और वो अपना उस पर खेती करवाते थे और प्रॉफिट को आपस में बांट दिया जाता था, ठीक है। तो इस सिस्टम को, यानी सारे ज़मीन को पूल कर देना, मिला देना एक में। सोशलिज्म इन रसिया। अब रसिया में सोशलिज्म जो था कैसे डेवलप हुआ? 1914 तक, 1914 तक सभी पॉलिटिकल पार्टी जो थी रसिया में बैन थी। तो एक पार्टी जो थी जो सीक्रेटली चल रही थी, द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जो 1898 में बनी, जो मार्क्स के आइडिया को रिस्पेक्ट करती थी, ठीक है। उसके बाद फिर
धीरे धीरे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे बने, न्यूज़पेपर के माध्यम से वर्कर्स और को मोबिलाइज किया गया और वर्कर लोग फिर क्या करते, स्ट्राइक करते थे। रशियन सोशलिस्ट को लगा कि जो रशियन पीजेंट्स है वो लैंड जो पीरियडिकली डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद वो आपस में जब उसका उपज हो जाता है तो फिर उस उपज को आपस में बांट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर और कई जो है पार्टियां बनती है। जैसे एक पार्टी है कि जो पीजेंट्स लोग की पार्टी है जो बनती है सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में, जो सिर्फ किसानों के अधिकारों का डिमांड करेगी, नोबल से जो ज़मीन है वो पीजेंट्स के पास चली जाए। सोशल डेमोक्रेट्स थे वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट्स, यानी सोशल डेमोक्रेट्स जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे उससे डिसएग्री रखते थे, यानी कि सहमत नहीं रखते थे। जो पार्टियां बनी थी आपस में सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, दोनों का जो मत था वो अलग अलग था। फिर लेनिन को लगा कि पीजेंट जो है कोई पीजेंट को एक साथ नहीं किया सकता है। क्यों? क्योंकि कोई पीजेंट्स बहुत गरीब है, कोई पीजेंट्स बहुत अमीर है, तो इतना अंतर होगा तो फिर सबको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे ला सकते हैं। इसीलिए लेनिन का मानना था कि ये जो वर्कर्स लोग हैं उनको मिला करके पार्टी का निर्माण किया जाएगा। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे, ठीक है, एक पार्टी बनाते हैं बोल्शेविक ग्रुप को मिला करके, ठीक। तो बोल्शेविक ग्रुप जो थे उसमें बस वही लोग थे जो कि वर्कर्स लोग थे, लेकिन मेंशेविक ग्रुप यानी कि अब जो मेन दो पार्टी बनी, एक पार्टी बना बोल्शेविक और एक पार्टी बना मेंशेविक। मेंशेविक मतलब होता है मेजोरिटी, बोल्शेविक होता है माइनॉरिटी। तो ये जो पार्टी बना वो व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे और ये जो पार्टी बना वो कोई और जो है पॉपुलर नेता रूल कर रहे थे, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब एक घटना घटी 1905 में। क्या हुई? रशिया में एरिस्टोक्रेसी तो थी ही और 12th सेंचुरी में जार जो था वो बिल्कुल जनता के ऊपर ध्यान नहीं देता था। तो जो रशिया में जो लिबरल थे वो कैंपेन करते हैं, क्या कैंपेन करते हैं कि दोनों मिल करके सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी दोनों मिल जाएंगे और पीजेंट्स और वर्कर के लिए काम करेंगे। और दोनों मिल गए 1905 में डिमांड करने लगे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, एक पीजेंट्स का पार्टी था और एक पार्टी था लेबर्स लोगों का, वर्कर्स का। दोनों मिलकर डिमांड किए किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। इनका सपोर्ट जेडिस और मुस्लिम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो अब 1904 में क्या हुआ कि रशिया में वर्कर के लिए बहुत बुरा दिन था। प्राइसेस जो थी, यानी कि जो चीज़ों के दाम थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, और जो तनख्वाहें थी वो 20% कम गई। अब धीरे धीरे जो मेंबरशिप था संगठन का वो बढ़ने लगा, ठीक है, बढ़ने लगा। तो 1904 में घटना हुई। 4 मेंबर जो थे असेंबली के रशियन वर्कर के, जो कि काम करते थे पुटलीव आयरन वर्क में, उनको न बिना कारण से निकाल दिया गया फैक्ट्री से। तो कुछ ही दिनों में 1,10,000 वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग से स्ट्राइक पर चले जाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमारा वर्किंग डे कम किया जाए, वेजेस बढ़ाया जाए और वर्किंग कंडीशन सुधारी जाए। ये वो चाहने लगे। तो फादर गेपन जो थे उसके लीडर थे उस जुलूस के, उस प्रोसेशन के, और वो सब मार्च करते हैं विंटर पैलेस में। तो राजा फिर क्या करता है, अपने आर्मी को बुला लेता है, सैनिक को, पुलिस को, जिसका नाम था कोसेक, उसको बुला करके ओपन फायर करवा देता है, जिसमें 100 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 300 लोग घायल हो जाते हैं। चूँकि ये घटना रविवार को हुई थी, इसीलिए इस घटना को ब्लडी संडे कहा जाता है, खूनी रविवार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि खूनी रविवार क्या था, क्यों हुआ था, उसको लीड कौन कर रहे थे। जब खूनी रविवार हो जाता है तो सारे लोग जो है विद्रोह करने लगते हैं, जगह जगह दंगा, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, मिडिल क्लास वर्कर, स्टूडेंट, सब यूनियन बना करके सब जगह पर है ना प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो 1905 में जब क्रांति हुआ तो जार बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था कि करे क्या। जार पर बहुत दबाव आ गया, तो जार ने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बना दिया जिसका नाम पड़ा ड्यूमा। ड्यूमा बना तो लोग थोड़ा सा अपना विद्रोह शांत कर लिए, बोले कि अब हम नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ 1905 में, जब देखा है राजा कि मेरा पावर जो है लिमिट कर दिया है, तो उसने पहला ड्यूमा को 75 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दिया। फिर दोबारा से ड्यूमा को री इलेक्ट किया, वो 3 महीने तक चला, उसको भी फिर ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर बाद में लॉ वॉ चेंज करके फिर थर्ड ड्यूमा बना, उस ड्यूमा में अपने आदमी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को घुसा लिया,
ठीक है, और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया, यानी कि राजा के जो लोग थे वही ड्यूमा चला रहे थे। तो कुछ ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं और जो क्रांतियाँ थी, स्ट्राइक थी, वो भी शांत हो गई। तो राजा का ये चाल था किस तरह से थोड़ा सा जनता को थोड़ा सा दिखा दे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बन गया है आप लोग के लिए, लेकिन राजा ने अपने ही आदमी को उस ड्यूमा में बैठा रखा था और जो राजा चाहता वही होता था। तो ये क्रांति जो थी एक तरह से विफल हो गई। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला लड़ाई 1914 में जो था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की एक तरफ, इसको सेंट्रल पावर कहते हैं। उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और रोमानिया जुड़ा, इस सबको क्या कहते हैं, एलाइज पावर कहते हैं। ठीक है, तो शुरू हुआ, तो वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ, तो उसमें रशिया ने भी भाग लिया। तो जार निकोलस सोचा कि जितना क्रांति हमारे देश में हो रहा है, अगर हम वार में अपने आप को लगा देते हैं तो जनता का ध्यान वार में चला जाएगा और जो भी इंटरनल प्रॉब्लम वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा सोच था राजा का, लेकिन लोग तो पहले से ही चाह रहे थे कि वार में रशिया न घुसे, क्योंकि उसके मतलब देश के अंदर ही बहुत सारा अनरेस्ट फैला हुआ था। जार निकोलस 2 जो था जबरदस्ती वार में चला जाता है ड्यूमा से बिना पूछे। तो ड्यूमा भी जो होता है गुस्सा हो जाती है जार से भाई। ठीक है, और उस समय भी कुछ होता है, जैसे कि जो जार की जो पत्नी थी अलेक्जेंड्रिया, वो जर्मन की थी, यानी कि जर्मनी की थी। तो ये सोचते थे लोग कि जब वो जर्मन की यानी कि ससुराल है जार का, तो वो जर्मनी के खिलाफ युद्ध तो करेगा नहीं। तो इसलिए वो जो था वो अनपॉपुलर होते जा रहा था जार। और जार का जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वो वेस्टर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट दोनों पर लड़ा जा रहा था। ट्रेंचेस में, गड्ढों में आर्मी लड़ाई करती थी और बहुत सारे लोग मारे भी गए। यानी कि शुरू में रशिया बहुत जो था वो हार रहा था जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। 1914-1916 के बीच में लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटी हुई 1917 तक, और रशिया का आर्मी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। रशिया का बहुत बड़े क्षेत्र का क्रॉप, बिल्डिंग, ये सब तहस नहस हो गया। 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी बन के रह गए। अब सोल्जर लोग नहीं चाहते थे कि हम अब लड़ाई लड़ें, क्योंकि लड़ाई लड़ने का साधन भी उनके पास नहीं था। यहाँ तक कि अच्छे जूते, अच्छे हथियार भी रशिया के पास नहीं था लड़ाई लड़ने के लिए। वार से इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुँचा। ठीक है ना, तो उनका जो बाल्टिक सी के माध्यम से जो व्यापार होता था, समुद्री व्यापार, वो भी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ने रोक दिया था। तो बहुत मुश्किल से मतलब मुश्किल भरा समय चल रहा था रशिया का वार के दौरान। सारी जनता जो थी वो हाई प्राइसेस से जूझ रही थी। 1916 में रेलवे लाइन जो था वो टूट गया सब जगह पर। ठीक है, बहुत सारे वर्कशॉप जो थे शट डाउन हो गए। अनाज जो था वो सब आर्मी के लिए भेज दिया था, जनता के अनाज रखा ही नहीं जाता था। इसीलिए बहुत खतरनाक चीज़ों का दाम बढ़ गया, राइट्स होने लगे, दुकानों में लूट होने लगी। इस कारण से अकाल भी पड़ता है और लगभग 40 लाख लोग मारे भी जाते हैं रसिया में अकाल से। ठीक है, तो ये आपका जो था यहाँ तक सेकेंड मेन पार्ट का टॉपिक था। अब थर्ड टॉपिक में आते हैं। ठीक है, फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। तो इसमें तो थर्ड मेन टॉपिक है। तो इसमें क्या है भाई कि पेट्रोग्रेड में विंटर का समय चल रहा था। ठीक है, अब विंटर का समय चल रहा था, वहाँ सिटी का लेआउट देखिए। एक नदी है वहाँ पे, रिवर नेवा। तो नदी के राइट साइड में क्वार्टर्स था वर्कर्स का, नदी के लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग था, है ना, ड्यूमा जहाँ मिलती थी वो सब था। तो देखा गया क्या कि जहाँ वर्कर का क्वार्टर था वहाँ पर खाने की बहुत कमी हो गई। बहुत ठंड का समय था और ठंड का समय था, इन लोग के साथ प्रॉब्लम हो गया और ड्यूमा जो थी वो डिजॉल्व कर दिया था राजा ने। ठीक है ना, तो 22 फरवरी को एक लॉकआउट हो गया पूरा फैक्ट्री में, सब बंद कर दिया गया। अगले दिन वर्कर लोग, है ना, 50 को फैक्ट्री में ताला लगा देते हैं। और बहुत सारे फैक्ट्री का जो स्ट्राइक है वो औरत लीड कर रही थी, इसीलिए 22 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्कर जो थे वो मतलब प्रोटेस्ट करते करते कैपिटल में चले गए, यानी कि जो शहर था उसके बीचों बीच में चले गए। कोई पॉलिटिकल पार्टी उस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं कर रही थी और सारे लोग फैशनेबल क्वार्टर और ऑफिशियल बिल्डिंग में चारों तरफ से वर्कर उनको घेर लेते हैं। तो सरकार फिर क्या करता है, कर्फ्यू लगा देता है और कर्फ्यू से लोग चले तो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा 24-25
तारीख को वापस आ जाते हैं। ठीक है, वापस आ जाते हैं तो राजा आदेश देता है सैनिकों को क्या करने के लिए, इन पर नज़र रखने के लिए। तो फिर संडे 25 फरवरी को सरकार ड्यूमा को सस्पेंड कर देता है, जो थर्ड ड्यूमा होती है सो। ठीक है, उसके बाद डेमोस्ट्रेटर जो होते हैं वो फिर गलियों में 26 तारीख को फिर निकल आते हैं बाहर। 27 तारीख को जो है पुलिस हेडक्वार्टर को ना रैंसैक लूट लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये स्लोगन ले करके ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स, डेमोक्रेसी का डिमांड मांगते मांगते पूरे शहर में मार्च करते हैं। तो आर्मी को बुला लिया जाता है, बैरक को, रेजिमेंट को। अब जो होता है सोल्जर लोग भी क्या थे, इनके खिलाफ नहीं हो पाए, गोली नहीं चला पाए, इनको मार नहीं पाए, इनको रोक नहीं पाए। और जो आर्मी थी वो भी क्या हो गया, इन वर्कर के साथ हो गई। और जो वर्कर लोगों ने सब मिल करके एक सोवियत काउंसिल बनाया। ठीक है, और जहाँ ड्यूमा मीट करती थी वहीं पर, इसको पेट्रोग्रेड सोवियत कहा जाता है। अगले दिन डेलीगेशन को भेजा गया जार से मिलने के लिए, है ना। मिलिट्री कमांडर ने मतलब एडवाइस दिया कि आप गद्दी छोड़ दीजिए। तो राजा की एडवाइस मान करके 2 मार्च को, ठीक है, जो था राजा वो अपनी गद्दी त्याग देता है और ड्यूमा के जो लीडर थे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण कर लेते हैं रशिया को चलाने के लिए। ठीक है, तो 2 मार्च को याद रखिएगा, राजा गद्दी से हट जाता है। पेट्रोग्रेड जो होता है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होता है, और मोनार्की इसी तरह से फरवरी 1917 में मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, पेट्रोग्रेड सोवियत वो क्या करता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण करता है और मोनार्की को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब फरवरी के बाद 1917 फरवरी के बाद क्या हुआ, तो आर्मी ऑफिसर, लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, ये सारे प्रोविजनल गवर्नमेंट में मेन यही लोग थे। ठीक है, लिबरल्स और सोशलिस्ट उनमें जो थे, जो चुनाव करके गए थे, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं थे, वो बहुत कम थे। तो कॉमन सिस्टम नहीं था इन लोग के लिए, यानी एक तरह से जो वो ओरिजिनल गवर्नमेंट बना वो भी कुलीन वर्गों का ही था। उसमें जो छोटे लोग जो थे, यानी कि जो नीचे तबके के जो लोग हैं, वर्कर्स है, लेबर है, पीजेंट है, उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। अब यही समय था कि एक भयानक नेता जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, वो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो रसिया में चले आते हैं। एग्जाइल कर दिया गया था, उनको देश से निकाल दिया गया था। और शुरू से ही वार के खिलाफ थे। तो ये इतने बड़े क्रांतिकारी थे, जगह जगह भाषण देते हैं और वार डिक्लेयर करने का सोचते हैं कि अब जो है वो पावर जो है पीजेंट्स के पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वो 3 डिमांड रखते हैं। पहला डिमांड रखते हैं क्या, व्लादिमीर लेनिन का पहला था कि लड़ाई से आप जल्दी से जल्दी हट जाइए। दूसरा डिमांड था लैंड जो है वो पीजेंट्स को मिल जाना चाहिए वापस। और तीसरा डिमांड था बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। ये 3 डिमांड, इसी 3 डिमांड को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ठीक है, पहला डिमांड क्या था, लड़ाई से वापस, जो वर्ल्ड वार 1 चल रहा है उससे आप वापस हट जाइए। दूसरा, पीजेंट्स को ज़मीन वापस दे दीजिए जो नोबल और चर्च के पास था। तीसरा, बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दीजिए। ठीक है, ये 3 डिमांड को ही अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे जो था ये अपना जो बोल्शेविक पार्टी है अपना पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा था जनता के बीच भाषण दे करके। ये देखिए, बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी भाषण हिटलर की तरह दिया करते थे। ये देखिए, ये जो है व्लादिमीर लेनिन है, जनता को भाषण दे रहे हैं। ठीक है, अब ये सब लोगों को, यानी कि रशिया के जितने ग्रुप है और जितने लोग हैं, है ना, सबको अपनी तरफ करने के लिए जगह जगह जा करके भाषण दिया करते थे। ठीक है, थ्रू द समर ऑफ वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, तो गर्मी के दिन में वर्कर्स का मूवमेंट स्प्रेड हुआ। ठीक है, मतलब फैला। तो उसके बाद ट्रेड यूनियन जो था धीरे धीरे नंबर में बढ़ते गया। सोल्जर कमेटी आर्मी बनी। जून में 500 सोवियत जो थे वो ऑल रशियन कांग्रेस में भेजा गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था वो, उसका जो था ना पावर रिड्यूस हो रहा था, कम रहा था, बोल्शेविक का पावर बढ़ रहा था। ठीक है ना, ये देख करके बड़ा घबरा गया उस समय का जो मतलब गवर्नमेंट का जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो मुखिया था सो। ठीक है, तो बोल्शेविक ने जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन किया और बहुत सारे बोल्शेविक नेता लोग को, ठीक है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था वो जेल में डाल दिया, जो
मतलब क्रांति करके, मतलब ऐसा लगा उनको कि वो क्रांति कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। डर के मारे बहुत सारे बोल्शेविक पार्टी के लोग भाग भी गए। उस समय कमज़ोर थे, उस समय लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए। उसी समय में गांव में पीजेंट्स और सोशलिस्ट लोग, ठीक है, लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए संघर्ष कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स, इन लोगों ने क्या कर दिया, ज़मीन को सीज करने लगे 1917 तक। अब है द अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चला गया। लेनिन को जो था डर था प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या कर देगा, डिक्टेटरशिप लगा देगा। तो सितंबर में उन्होंने डिस्कशन शुरू किया, है ना, ऐसा सरकार बनाएंगे। बोले कि हम सरकार बनाएंगे। तो बोल्शेविक का सपोर्ट में आर्मी आ गई, है ना, सोवियत आ गया। तो ये सब जो थे सपोर्ट में आ गए बोल्शेविक के। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन पेट्रोग्रेड सोवियत को मना लिया, ठीक है। मनाने के बाद बोल्शेविक पार्टी एग्री हो गया कि पावर को हम लोग सीज करेंगे, ठीक है। तो पावर को सीज करने के लिए लियोन ट्रोत्स्की जो था उसको नियुक्त किया गया कि, और ये डेट को ना सीक्रेट रखा गया कि कब जो है अपराइजिंग करेंगे। तो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, वो शहर चला गया भाई इनको रोकने के लिए। तो बोल्शेविक के पार्टी के जो लोग हैं, उन लोगों ने जो मेन नेता है केरेंस्की के, उस सबको अरेस्ट कर लिया। और जितना गवर्नमेंट और ये बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने ये ऑर्डर दे दिया व्लादिमीर लेनिन की कि जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग है सबको सीज कर, जितना गवर्नमेंट बिल्डिंग है सबको सीज कर लो, ठीक है। तो विंटर पैलेस सब जगह पर सीज कर लिया गया। 24 अक्टूबर को बोल्शेविक के जो नेता थे व्लादिमीर लेनिन और केरेंस्की, दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। और संघर्ष होने के बाद जो व्लादिमीर लेनिन थे, उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है सब पर, पोस्ट ऑफिस है ना, पब्लिक स्कूल है, टेलीग्राम ऑफिस है, सब पर कब्जा कर लिया, रातों रात सब पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और दिसंबर आते आते बोल्शेविक ने पूरी तरह से जो मॉस्को है, पेट्रोग्रेड एरिया है, सब पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ, मेन टॉपिक 4 है, अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ। तो बोल्शेविक जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। बहुत सारे इंडस्ट्री जो बैंक के जो लोग थे, है ना, उसके खिलाफ थे। इसीलिए बैंक को इन्होंने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। बोल्शेविक ने बहुत सारा काम किया, है ना। शहर में बोल्शेविक ने क्या कर दिया, पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस, बड़े बड़े जो घर थे उसको क्या कर दिया, बोला कि डिवाइड करके, और जो ज़रूरतमंद लोग थे उसको बांट दिया गया। और ऑर्डर दे दिया गया गांव में कि ज़मीन जो है वो नोबल से, चर्च से छीन लिया जाए, ठीक है। आर्मी का जो यूनिफॉर्म है वो तय किया गया नया, ठीक। और सीक्रेट आर्मी बहुत सारी बनाए गए, जो रशिया के जो बोल्शेविक के जो नेता है लेनिन, वो क्या कर सकें, उसको खुफिया जानकारी मिल सके। और जो भी खिलाफ थे होते थे उसको जो था उसको मरवा दिया जाता था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, है ना। बोल्शेविक जो था वो क्या करता था, किया उसने इलेक्शन लड़ा 2 बार, दोनों बार वो फेल हो गया, ठीक है। तब उसने पूरा इलेक्शन के प्रोसेस को ही बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोल्शेविक जो था एक ही पार्टी बन गया जो पूरे रशिया पर राज कर रहा था। और उसने बहुत सारा OGP, NKVD और चेका, ये सब जो था पुलिस फोर्स बनाया सीक्रेट, ताकि रशिया पर कंट्रोल किया जा सके। और कोई भी जो क्रांतिकारी है, लिबरल्स है, रेडिकल्स है, कंजर्वेटिव्स है, जो भी कोई भी आदमी रशिया के खिलाफ बोलेगा तो उस पर सोशलिज्म को हानि पहुंचाने के आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता था। इस तरह से रिप्रेशन का दौर चल रहा था पूरे रशिया में, ठीक है। अब जो सिविल वार होगा, सिविल वार कैसे होगा, जो बोल्शेविक हैं वो उसके बीच में, मेंशेविक के बीच में, ठीक है, और सोशल डेमोक्रेट्स के बीच में, तीनों क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे, है ना। एक को रेड्स कहा जाता है यानी कि बोल्शेविक, ग्रीन्स कहा जाता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को, और वाइट कहा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीन कहा जाता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को, वाइट कहा जाता है प्रो जारिस्ट को, जो जार के समर्थक थे उसको, और एक बोल्शेविक को रेड कहा जाता है। तीनों आपस में लड़े और बहुत सारे लोगों की जान गई। और अंत में बोल्शेविक पार्टी जो है जनवरी 1920 तक बोल्शेविक जो था वो पूरे रशियन एम्पायर पर कंट्रोल स्थापित कर लेता है। रशिया का सपोर्ट तो भले, बोल्शेविक का सपोर्ट जैदिस्ट, मुस्लिम ये सब कर ही रहे थे। सेंट्रल एशिया में सब जगह पर जहाँ नहीं मान रहे थे वहाँ पर मैसेकर हो रहा था, यानी कि लोगों को बड़े स्तरों पर मार दिया जाता था, ठीक है। उसी प्रकार से
ऑटोनॉमी सोवियत यूएसएसआर की स्थापना हुई, ठीक है ना। सोवियत यूएसएसआर की स्थापना हुई और इसमें क्या हो गया कि जितने ट्रेड यूनियंस थे वो सब इसके मेंबर बन गए और जगह जगह पर रशिया में ट्रेड यूनियन बनने लगा जो वर्कर्स के राइट्स को देखे। मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सिविल वार के दौरान बोल्शेविक जो थी वो इंडस्ट्री बैंक को नेशनलाइज करने पर ध्यान दे रही थी, ठीक है, और पीजेंट्स को परमिशन दे दिया था ये वो सब सोशलाइज्ड हो जाए और जो कलेक्टिव वर्क है वो करे, यानी कि जो फार्मिंग है वो बड़े बड़े ज़मीन छीन करके ज़मींदारों से किसानों को दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल लोग क्या करते थे, पंचवर्षीय योजना चलाएं, 5 वर्ष में, जो पंचवर्षीय योजना यहीं से भारत को मिली है। तो 5 ईयर प्लान के दौरान इकोनॉमिक सुधार किया गया, पूरे रशिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, फैक्ट्री बनाया गया, रेल नेटवर्क सुधारा गया, डेवलपमेंट किया गया, इन्वेंशन किया गया, आर्मी को मतलब मॉडर्नाइज किया गया, ये सब बहुत सारा काम किया। 27 से 32 से लेके 33 से 38 से लेकर के दोनों समय में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो लगातार बढ़ते चला गया 1929 से लेके 1933 तक, ठीक है। और पेड रैपिड कंस्ट्रक्शन होने लगा, जो गरीब हालत थी रशिया की वो सब सुधरने लगी, ठीक है। 40 डिग्री बिलो होने पर भी काम करते थे लोग, ठीक है, काम करते थे और ऊपर से नीचे आते थे टॉयलेट जाने के लिए 40 डिग्री होते हुए भी, यानी कि उस उतने कम तापमान में भी लोग क्या करते थे, काम करते थे फैक्ट्री में। इसीलिए रशिया का डेवलपमेंट इतना जल्दी हो गया, ठीक है। और मॉडल क्वार्टर जो थे रहने के लिए वर्कर के वो सुधारे गए, स्कूल खोला गया, ठीक है, सेंसिनेशन सिस्टम सुधारा गया, है ना, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, फैक्ट्री के वर्कर पीजेंट्स के वर्कर लोग के लिए यूनिवर्सिटी बनाया गया, है ना, चिल्ड्रन और औरतों के लिए वर्कर्स के लिए पढ़ने की सुविधा की गई, पब्लिक हेल्थ जो सिस्टम वो इम्प्रूव किया गया, यानी कि इम्प्रूवमेंट का दौर चला, डेवलपमेंट का दौर चला और हर कदम पर हर क्षेत्र में लेनिन ने क्या कर दिया, रशिया को डेवलप करने में मदद की। ये देखिए बच्चों का कुछ स्कूल है, उसमें पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान बच्चा काम करने जा रहा है और ये वाला जो है कॉमन डाइनिंग हॉल है जो सबके लिए खाना यहीं पे मिलेगा, पूरे फैक्ट्री में जो लोग काम करेंगे सब। तो ये सब सुविधा जो है वो रशिया में। स्टालिन एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो जब इसी समय जब इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा था रशिया में, उसी समय क्या हो गया, इसकी मौत हो गई, व्लादिमीर लेनिन की मौत हो गई और उसके बाद उसका सक्सेसर जो बना वो स्टालिन बना। स्टालिन भी क्रूड डिक्टेटर बन गया आगे चल करके, ठीक है। तो प्लान इकोनॉमी जब चल ही रहा था, प्लान इकोनॉमी का दौर चल रहा था, लेकिन कलेक्टिवाइजेशन जो था वो एक डिजास्टर प्रूव हुआ। डिजास्टर प्रूव होने के कारण कि जो ग्रेन का सप्लाई था वो शहरों में नहीं हो रहा था, है ना। पीजेंट्स लोग जो थे वो कम दामों पे फसल बेचने के लिए तैयार नहीं थे और लेनिन के मरने के बाद स्टालिन जो था वो गद्दी पर आ गया। इसको लगा के जो बड़े बड़े रिच है लोग हैं और बड़े बड़े जो लैंड ओनर है वो चीज़ों को ना मतलब जमाखोरी किए हुए हैं, बेच नहीं रहे हैं। तो ये क्या करता है, अपने पार्टी को मेंबर को भेजता है कि जहाँ जहाँ ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है कुलकाज में, यानी कि जो कुलकाज मतलब होता है वेल टू डू पेजेंट, यानी अमीर किसान लोग, वो जाके देखो वहाँ पर कोई अनाज तो स्टोर नहीं किए हुए हैं, तो उन लोग को ज़बरदस्ती अनाज छीन करके पब्लिकली सब लोग को दिया जाता है और बांटा जाता है, ठीक है। और जितने कुलकाज थे सबको एलिमिनेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। स्टालिन जो था वो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चालू करता है, किसानों से सारा ज़मीन ले लेता है और सबको एक जगह पूल कर देता है और बोलता है सब इसी पे काम करो और जो प्रॉफिट होगा वो वर्ग के अनुसार सब में बांट दिया जाएगा। किसान लोग इसके विरोधी थे और जो विरोध करता या तो उसको डिपोर्ट कर देता या फिर देश से बाहर निकलता या फिर जेल में डाल देता, इसको मरवा देता। यही काम करता था स्टालिन, ठीक है ना। प्रोडक्शन जो था फिर भी नहीं बढ़ा। 1930 और 1933 में इतना भयंकर जो फसल का मतलब फसल हुआ नहीं ठीक से, अकाल पड़ गया, बैड हार्वेस्ट हुआ, उसके कारण से 40 लाख लोग मारे गए, यानी 4 मिलियन लोग मारे गए अकाल के कारण स्टालिन के समय। ये बहुत बुरी स्थिति थी उस समय रशिया की, ठीक है। बहुत सारे जो उसी के पार्टी के लोग थे वो स्टालिन का क्रिटिसाइज करने लगे, ठीक है। जो क्रिटिसाइज करता उसको जेल में डाल देता। 1939 तक 20 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और ज़बरदस्ती कन्फेस करवाता था कि टॉर्चर करता था कि बोलो कि हमने अपराध किया है। ऐसे करके बहुत सारे लोगों को स्टालिन मार देता है। हिटलर के बाद किसी बड़ी स्तर पर हत्या किया तो स्टालिन ने किया, ठीक है।
तो स्टालिन का जो रूल है वो अनपॉपुलर है। आगे हैं लास्ट टॉपिक में द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यूएसएसआर जब बनता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी है यूरोप में, ठीक है ना, तो बोल्शेविक जब पावर ले लेता है, तो पावर लेने के बाद यहाँ पर यूएसएसआर की स्थापना होती है। ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी बनता है। तो जगह जगह पर सोशलिज्म के तर्ज पर, जगह जगह पर सोशलिज्म के तर्ज पर शासन व्यवस्था का निर्माण होता है। अब लास्ट टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ठीक है, तो इसमें जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में, ठीक है ना, तो वो बोल्शेविक पावर सब पर जो है अपना पावर गेन कर लेता है। तो बोल्शेविक पार्टी का जो सोशलिज्म का जो आइडिया था, वो आइडिया को देख करके ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। वैसे बहुत जगहों पर यूरोप के अलग अलग भागों में, अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है, और बहुत सारे देश जो है वो देखते हैं कि सोशलिज्म बहुत अच्छी चीज़ है और सब इससे ज्वाइन भी कर लेते हैं। और इसी समय फिर यूएसएसआर एक ग्लोबल फेस बन जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। 1950 तक आते आते बहुत सारा कंट्री जो था यूएसएसआर की तर्ज पर, रशियन रिवॉल्यूशन की तर्ज पर, है ना, सोवियत यूनियन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये एक लेगेसी छोड़ के जाता है, यानी कि जो सोशलिज्म का मतलब है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। ठीक है, और इंटरनेशनल रेपुटेशन जो था सोवियत का, सोशलिस्ट का, वो बढ़ते चला जाता है। और सोशलिज्म जो है वो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों पर देखा जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर समाजवाद का क्या इम्पेक्ट पड़ा था। तो रसिया जो था वो डेमोक्रेसी तो नहीं ला पाया, लेकिन पहली बार इक्वलिटी दिया लोगों को। ये दुनिया के सामने, ये दुनिया जो था यही देखा कि ये जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी रशियन रेवोल्यूशन का, यूएसएसआर का, वो क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहा। तो ग्लोब पर, पूरे मतलब विश्व पर रशिया ने एक समाजवाद की नई विचारधारा को कैसे प्रैक्टिकल रूप में, है ना, इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो करके दिखाया। उसके बाद ये पहली बार सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिया गया, लॉ के अनुसार के सामने सब लोग बराबर है। ठीक है, उसके बाद धर्म में सभी धर्म को टॉलरेट किया जाएगा, कोई हाई कास्ट, कोई लो कास्ट नहीं रहेगा, सब इक्वल रहेंगे, कोई एरिस्टोक्रेसी के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं रहेगा, सारा ज़मीन जो है वो पीजेंट्स में बांट दिया गया। मतलब इतना सोशलिज्म इतना अच्छी तरह से वहाँ लागू किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो पूरी दुनिया तक फैला, इसीलिए दुनिया में बहुत जगह पर कम्युनिस्ट की सरकार बनी। उसी का जो पड़ोसी देश है चाइना, चाइना जो था आज भी कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो इस तरह से रसिया का जो है रेवोल्यूशन वो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालता है। हमारे इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी जो होता है CPIM, ठीक है, वो पार्टी जो है आज भी है कलकत्ता में। ठीक है, वो पार्टी है बनी हुई उन्हीं से इंस्पायर होकर के। तो ऐसा नहीं है कि रसिया का जो रेवोल्यूशन उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। 20th सेंचुरी में रसिया का इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 5th टॉपिक में यही चीज़ बताया है। ठीक है, तो आज जो है एक चैप्टर जो है सोशलिज्म एंड द रशियन रेवोल्यूशन जो है ख़त्म होता है, और फिर हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये आपको लेक्चर कैसा लगा। फुल चैप्टर को एक बार पूरी तरह से समराइज़ कर दिया गया है, एक बार पढ़ लिया गया है। थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, लेकिन एक बार अगर देखना बैठिएगा, किताब लेकर के समझते चले जाइएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। और जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, पूछिए, आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते